नमस्कार बच्चों। आज हम लोग आधुनिक हिंदी कविता के तृतीय सोपान छायावाद युग का सामान्य परिचय एवं इस युग की विभिन्न परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे। आधुनिक युग के तृतीय उत्थान को छायावादी काव्यधारा के नाम से जाना जाता है। छायावाद की काल अवधि 1918 से 1938 ईस्वी तक मानी जाती है। सामान्यतः यह प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच का समय छायावाद का रचना काल है। सन 1920 में श्री शारदा पत्रिका में मुकुटधर पांडे के तथा सन 1921 में सरस्वती पत्रिका में श्री सुशील कुमार के 2 लेख हिंदी में छायावाद शीर्षक से प्रकाशित हुए थे। लगभग ये वो समय था जब लोग छायावाद नाम से परिचित हुए। इस काव्यधारा को छायावाद नाम देने का श्रेय श्री मुकुटधर पांडे जी को जाता है। पांडे जी ने छायावादी काव्य की अस्पष्टता के लिए व्यंग रूप में छायावादी काव्य नाम दिया था। कालांतर में यह हिंदी की सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध काव्यधारा बन गई। छायावादी काव्य का प्रवर्तन जयशंकर प्रसाद की रचनाओं कानन कुसुम से हुआ और उसे स्थायित्व निराला की 1916 में रचित जूही की कली और पंत की 1920 में रचित पल्लव की रचनाओं के प्रकाशन के साथ प्राप्त हुआ। छायावादी युग के उद्गम के कई कारण हैं। यह काव्यधारा रीतिकालीन स्थूल श्रृंगारिकता और द्विवेदी काव्य की इतिवृत्तात्मकता, नैतिकता, स्थूल और यथार्थवादी दृष्टि एवं वर्णनात्मक शैली के विरुद्ध प्रतिक्रिया का परिणाम थी। इस धारा के कवियों पर अंग्रेजी और बंगला के स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव था। इस धारा के कवियों को अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों के काव्य ने बहुत आकृष्ट किया। तीसरा कारण संकुचित राजनीतिक वातावरण एवं सामाजिक बंधनों के दम घोटू माहौल ने कवियों को निराश एवं कुंठाग्रस्त बना दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनका आरंभिक काव्य विषाद में डूबा हुआ था। चौथा कारण रहा कि इस काव्यधारा के पीछे विशाल सांस्कृतिक चेतना भी है। प्रसाद प्रतिभिज्ञा दर्शन से, पंत और निराला विवेकानंद और अरविंद से तथा महादेवी वर्मा औपनिषदिक तत्व ज्ञान से प्रभावित हैं। यही कारण है कि इससे एक साथ आध्यात्मिक अनुभूति, मानवतावादी विचारधारा, राष्ट्रीयता और व्यक्तिक अनुभूति के दर्शन होते हैं। इस काव्यधारा का आगमन नवीन कल्पनावादी कविता के साथ हुआ। इससे समाज की पीड़ित अवस्था के चित्रण की अपेक्षा कल्पना प्रधान सौंदर्य में कविता के चित्रण की प्रधानता थी। छठा कारण रहा कि इस काव्यधारा के कवियों ने प्रेम के एक भिन्न स्वरूप को प्रधानता दी। इन्होंने ऐन्द्रिक और अलौकिक प्रेम के अद्भुत प्रकार के मिश्रित रूप को स्वीकार किया है। प्रेम एक ओर तो अत्यंत सूक्ष्म, अति काल्पनिक और वायवी है और दूसरी ओर उसमें लौकिक के माध्यम से अलौकिक को जानने की जिज्ञासा है। सातवां कारण रहा कि छायावादी काव्य का उदय द्विवेदी कालीन भाव रुक्षता के साथ साथ भाषा, अलंकार, छंद, काव्य रूप के परंपरागत प्रयोग के विरोध स्वरूप भी हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि किसी भी युग की कविता के भाव संयोजन और उसके अभिव्यंजना कौशल में उस युग की परिस्थितियों का विशेष योगदान होता है। इन परिस्थितियों में हम सबसे पहले उस युग की छायावाद युग पर अपने युग की विभिन्न परिस्थितियों को जो प्रभाव पड़ा, उनमें हम राजनीतिक परिस्थिति के विषय में देखते हैं कि छायावादी काव्य रचना के समय देश में राजनीतिक आंदोलन चल रहे थे। प्रथम अवज्ञा आंदोलन असफल हो गया था। उस समय जलियांवाला कांड, साइमन कमीशन का बहिष्कार, भगत सिंह को फांसी, नमक कानून भंग जैसी घटनाएं हो चुकी थीं, पर छायावादी काव्य में कहीं भी इनका उल्लेख नहीं मिलता है। इसका कारण यह हो सकता है कि छायावादी काव्य की प्रवृत्ति करुणा और प्रेम जैसी भावनाओं से अधिक मेल खाती है। इस कारण उत्साह,
विरोध, जुगुप्सा जैसे भावों की इस काव्य में अभिव्यक्ति प्रायः नहीं की गई है। हम देखते हैं बच्चों कि उस युग का जो आर्थिक दृष्टिकोण था, उस समय 2 विश्व युद्धों के उपजे विषम संकट का समय छायावाद काल की कविताओं का रचने का माध्यम बना। महायुद्ध के आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखें तो महायुद्ध के प्रभाव से देश की आर्थिक दशा दयनीय होती चली गई और युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों को राजनीतिक सुविधाएं प्राप्त होने का स्वप्न भी टूट गया। इससे देश में चारों ओर निराशा व्याप्त हो गई और आर्थिक विपन्नता और राजनीतिक निराशा के कारण इस युग का कवि आत्मानंद की खोज में निकल पड़ा और एक प्रकार का आध्यात्मिक वातावरण पनपने लगा। इस कालखंड में विदेशी शासन की आर्थिक नीति केवल अपने व्यापारिक लाभ की दृष्टि से ही थी और इस अन्याय का सामना देश की कृषि, व्यवसाय और व्यवस्था तीनों को ही करना पड़ा। सबसे अधिक दुर्दशा कृषकों की हुई। औद्योगिक दृष्टि से भी साम्राज्यशाही के लोभग्रस्त दृष्टिकोण ने भारतीय जनता का निर्मम शोषण और दूसरी ओर देश के आर्थिक विकास को अवरुद्ध कर दिया। इन सब का गहरा प्रभाव छायावादी कवियों पर पड़ा। इस प्रकार आर्थिक वैषम्य, गरीबी और बेकारी ने भयावह चित्र प्रस्तुत किए। देश की इन समस्याओं का क्रांतिकारी समाधान साहित्य के माध्यम से इन छायावादी कवियों ने प्रस्तुत किया। इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि छायावादी युगीन काव्य की सांस्कृतिक, सामाजिक और साहित्यिक परिस्थितियों के अंतर्गत चूँकि आध्यात्मिक वातावरण पनपने लगा था, तो छायावादी काव्य पर रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, गांधी, टैगोर, अरविंद के विचारों का, अद्वैतवाद तथा सर्वात्मवादी दर्शन का प्रभाव गहरा पड़ा है। पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति के संपर्क से इस युग के कवियों के सोच विचार के दृष्टिकोण पर प्रभाव पड़ा। इन कवियों को रूढ़ी रीतियों, अनावश्यक सामाजिक बंधन पसंद नहीं आए। छायावादी कवियों ने उन्मुक्त प्रेम आदि की कल्पना की थी, परंतु समाज में उसके लिए खुली छूट न मिलने से उन्हें निराशा हुई। पाश्चात्य कवि वर्ड्सवर्थ, शैली, कीट्स, वायसन आदि के उन्मुक्त विचारों तथा काव्य रचना संबंधी विचारों से छायावादी कवियों को बड़ी प्रेरणा मिली। फ्रांस की राज्य क्रांति तथा बाल गंगाधर तिलक की स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस घोषणा से भी छायावादी कवियों को उन्मुक्त रूप से सोचने की प्रेरणा मिली। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सभी परिस्थितियाँ जब हिंदी कविता अब 1914 के आसपास अपने लिए एक नए क्षितिज को खोज रही थी और प्रथम विश्व युद्ध का समय था, स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में आ चुका था, पाश्चात्य अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति भारतीय जीवन की नियति बनती जा रही थी, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, गांधी, टैगोर के विचारों ने कवियों के मानस को उद्वेलित कर दिया था। तो इन सभी प्रेरणाओं ने हिंदी में छायावादी काव्यधारा को जन्म दिया। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि चाहे अस्पष्टता दोष के कारण व्यंग्य में इसका नाम छायावाद रखा गया हो और या फिर तरल अनुभूति एवं सांकेतिक सूक्ष्म भावाभिव्यक्ति के कारण, परंतु छायावाद नाम आज उस सशक्त काव्यधारा के लिए प्रयुक्त होता है जिसकी अवधि तो केवल 20 वर्ष 1918 से 1938 तक है, पर जो जीवन एवं काव्य के प्रति नई दृष्टि अपनाने और विषय, भाव, भाषा, शिल्प के क्षेत्र में क्रांति लाने के कारण एक सशक्त आंदोलन सिद्ध हुआ। धन्यवाद।